अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है रिजवाना ने सक्खर से। एक पहले भी मैंने कहानी इनकी आपको सुनाई है, उनकी बेटी की कहानी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बेटी थी और अल्लाह के पास चली गई। रिजवाना अपने बचपन की एक और सच्ची कहानी हमारे साथ शेयर कर रही हैं। वो कहती हैं कि उस वक्त मैं 2 या 3 साल की थी और ये कहानी है 1972 की। ये एक ऐसा दौर था, गली मोहल्ले में रहने वाले तमाम लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। और ये वो वक्त था जिस वक्त लोग अगर घर में कुछ सालन पकाते थे और किसी को, घर के फ़र्द को सालन पसंद नहीं होता था तो वो अपना सालन कटोरी में लेके साथ वाले हमसाए के घर, किसी रिश्तेदार के घर, उस गली में रहने वाले जितने भी बने हुए घर होते थे उनके पास जाता और उनसे कहता कि मुझे ये एक्सचेंज कर दें। और वो उस सालन को अपने पास रख लेते और उसकी जगह पे उसको दूसरा सालन दे देते। ये बात मुझे भी याद है, बचपन में मेरे घर के साथ ही जो दीवार शरीक घर था, बहुत बड़ा हमारी हवेली थी, उसमें नानी का घर था। और कभी ऐसा होता था कोई चीज़ हमें पसंद नहीं होती थी तो हम जो कहा कि नानी के घर से एक्सचेंज कराते थे। वक्त बदलता गया, उस वक्त की ये रिवायात, तहजीब, कल्चर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वक्त के साथ ख़त्म हो गई। तो वह कहते हैं उस गली में खेलने वाले जो बच्चे थे वो सब एक दूसरे को ना सिर्फ जानते थे बल्कि बच्चों के वालिदैन भी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके जानते थे। किसी के घर में कोई खुशी होती सारे शामिल होते, गमी में भी सब दुख बांटने के लिए उस घर में पहुंच जाते। हम बच्चे जब रात को छुपन छुपाई, पकड़न पकड़ाई या कोई इस तरह की खेमें खेलते तो हमारे वालिदैन हमें मना नहीं करते थे कि जैसे ही शाम होती सारे बच्चे गली के बाहर जमा हो जाते और शोर शराबा करते और खेलते। उसी ही गली के अंदर एक ऐसा मकान भी बना हुआ था जो बिल्कुल हर वक्त अंधेरे में डूबा होता था। उसमें अंधेरे में डूबने की उसकी वजह यह थी कि उस घर के मकीन कौन थे, कब वो मकान बना था, क्यों वो घर खाली पड़ा था। शायद बड़े जानते हों, हम छोटे थे, हमें नहीं पता था, लेकिन वो इतना पुराना और खस्ता घर हो चुका था। 2 मंजिला बना हुआ वो घर जिसकी दरो दीवार इंतहाई बोसीदा हो गई थी, उसकी दरो दीवार से एक वहशत सी टपकती थी। हम जब उसके करीब खेलते खेलते चले जाते तो हम बहुत ज़्यादा डर जाते थे। रिजवाना कहती हैं, ये उनका रियल नाम है, मैंने तो कभी ऐसा तजर्बा नहीं किया, लेकिन कुछ बच्चे वहाँ रात को खेलते खेलते जब उस घर के पास चले गए थे तो वो डर के उस घर से भाग आए थे। तो हम बच्चों ने आपस में इस अंदाज में मशहूर कर रखा था कि इस घर में कोई रहता है, ये घर खाली नहीं है, इस घर में ऐसा महसूस होता है जैसे इसकी छत पे कोई टहल रहा था। कभी बच्चे आपस में सरगोशियां कर रहे होते कि इस घर के अंदर एक साया नज़र आया है, इस घर के अंदर जैसे हमारा साया है, हम चलते हैं हमारा साया हमें नज़र आता है, ऐसा साया इस घर के अंदर भी नज़र आता है। एक दफ़ा तो एक बच्चे ने यहाँ तक चीखें मारते हुए बताया कि मैं भागता भागता जब उस तरफ छुपने के लिए गया था तो उस घर के अंदर से मैंने देखा कि 2 आँखें थीं जो ऊपर से झांक रही थीं मुझे, और मैंने जैसे ही उन आँखों को देखा तो चीखें मारता हुआ वहाँ से भाग आया। तो हम बच्चों के बीच में ये जो इस तरह की शरारतें और बातें होती थी, वहीं उस घर का जिक्र भी हमेशा खौफज़दा अल्फाज के साथ होता कि हम जब भी उस घर का जिक्र करते तो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाते क्योंकि हमें उस घर से बहुत डर लगता था। लेकिन फिर भी हम खेलते थे, उस घर के करीब जाने से हम परहेज़ करते थे। मुझे आज भी वो घर याद है, 1972 या 73 की बात है। वो कहती हैं कि जब मैं भी उस घर के करीब जाती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग जाता था। एक उस घर के अंदर अंधेरे के साथ साथ ऐसी वीरानी थी जैसे वाकई लगता था उस घर से कोई झांक रहा हो।
वो खाली घर ना हो बल्कि उस घर के अंदर कोई मौजूद हो। वाकई मुझे भी महसूस होता था, लेकिन मैंने क्लियर कभी किसी चीज़ को नहीं देखा था। उसका कभी कोई रंग किया गया था तो वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। जैसे कोई खंडर मकान होता है, जैसे कोई भूत बंगला होता है, ऐसा ही वो एक भूत बंगला बन चुका था। हम अपने वालदैन से, घर वालों से जब उस घर के बारे में जिक्र करते तो हमारे वालदैन भी हमें यही कहते थे, उससे दूर रहा करो, उस घर के करीब ना जाया करो, डर जाओगे तुम लोग। हमारे वालदैन हमें ऐसा क्यों कहते थे, ये हमें उस वक्त समझ नहीं आई थी। फिर 3 महीने की गर्मियों की छुट्टियां आईं और हम लोग रावलपिंडी आ गए। 3 महीनों की बजाय हम 4 महीने वहीं पे रहे, और जब हम वापस अपने उसी मोहल्ले में पहुंचे तो हमने देखा कि उस मकान को गिरा के उसकी जगह पे एक नया मकान बना दिया गया था। जब वो एक नया मकान बन चुका था तो अब हमें उससे डर नहीं लगता था। हम उस मकान के करीब भी खेलते, क्योंकि उस घर में रहने के लिए कोई नए लोग आ गए थे। शायद उन्होंने उस पुराने टूटे फूटे मकान को उनसे खरीद के उसको तुड़वा के नया मकान बना लिया था। ये जो नाम अभी मैं बताने जा रहा हूँ, उन्हीं की ख्वाहिश पे ये फाखरा नाम, फ़र्ज़ी नाम रखा जा रहा है। वहाँ पे उस घर में जो लोग आए थे, मियाँ बीवी और उनके 2 बच्चे थे। रिजवाना कहती हैं उनका जो छोटा बेटा था वो बिल्कुल मेरी हम उम्र था और बेटी थोड़ी सी बड़ी थी। अब जब हम बच्चे मोहल्ले में खेलते तो उनके वो दोनों बेटे भी हमारे साथ आकर खेलते और हम सारे बच्चे खेलते। अब गली में हम दूर दूर तक जाते थे, क्योंकि पहले गली में जब उस मकान के सामने से गुजरना होता तो हम डर जाते थे, इसलिए आगे तक नहीं जा सकते थे। उस मकान के नए बनने की वजह से अब हम आगे भी चले जाते और आगे भी दौड़ते फिरते, वरना वहीं पर हमारा स्टॉप लग जाता कि उसके आगे से कैसे गुजरें, डर लगता था। वक्त गुजरता रहा, हम भी बड़े होते गए और उस घर में फाखरा के बच्चे भी बड़े होते गए। वो यूं उस मकान में वो लोग जो आबाद हुए थे वो भी गली में रहने वाले तमाम लोगों के साथ मेल जोल में आ गए थे। सबके साथ उनकी बहुत अच्छी दुआ सलाम और प्यार मोहब्बत का सिलसिला हो गया था। अब उस गली में बसने वाले जितने भी लोग थे, जैसे वो सब एक दूसरे को जानते थे, तो उस घर के लोग भी उसी तरह आशना से हो गए थे, जान पहचान वाले हो गए थे। वहीं पे फाखरा ने जब वो घर बनवाया उन लोगों ने, और फाखरा के साथ जो पहला वाकया हुआ उस घर के अंदर, वो अपने वॉशरूम से गुजरने लगी तो उसको आवाज़ आई, किसी बच्चे ने वॉशरूम के अंदर नल का खुला छोड़ दिया था। तो फाखरा ने जाके उस नलके को बंद कर दिया और अंदर चली गई। कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि उसको वॉशरूम जाना था फाखरा को, तो वो चलती हुई वॉशरूम का जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे नल का चल रहा था और फर्श सारा नीचे गीला हो चुका था। नाचरा ने कहा फिर किसी बच्चे ने नल का खोल दिया होगा, उसने वो नल का बंद कर दिया और उसने वॉशरूम वगैरह जो करना था वो करके वो बाहर आ गई। इसी तरह उनके सहन के अंदर भी एक नलका लगा हुआ था। एक शाम वो आटा गूंद रही थी कि उसको महसूस हुआ अजानें हो चुकी थीं, मगरिब की नमाज का टाइम था, कि उसने कहा बस मैं जल्दी से आटा गूंदूं, खाना बनाऊं, टाइम हो चुका था खाना खाने का। वो उसी वक्त पानी लेने के लिए उठी है तो उसने देखा है कि वो जो सहन के अंदर नलका लगा हुआ था वो नलका खुला हुआ था और पानी बह रहा था। तो उसने कहा आज तो मैंने बच्चों से ज़रूर पूछ के रहना है, उनको कितनी दफ़ा कहा है कि नलका बंद कर दिया करो, लेकिन वो फिर भी नलका खुला छोड़ देते हैं। उन्होंने नलका खुला छोड़ा हुआ था। उसने नलका बंद किया और जब बच्चे घर आए तो उसने बच्चों को डांटा कि तुम्हें कई दफ़ा कहा है नलका खुला मत छोड़ा करो, नलका बंद रखा करो, लेकिन बच्चे थे, शरारती थे, वो भूल जाते थे। नासरा एक रात अपने बिस्तर पर सोई हुई थी कि उसको वॉशरूम की ज़रूरत पेश आई। अमूमन सर्दियों में इंसान बार बार
वॉशरूम जाता है। तो अपने बिस्तर से उठी और वॉशरूम जाने के लिए जैसे ही वो सहन से गुजरने लगी तो देखा सहन का नलका खुल सा गया और वो ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं गुजरी हूं, उस वक्त तक तो नलका बंद था, लेकिन मैं वॉशरूम से जैसे वापस आई हूं तो नलका खुला हुआ है। वो चौंक सी गई कि इस वक्त तो बच्चे सो रहे हैं, या किसने इस वक्त खोला है और अंदर चला गया है, या क्या कुछ ऐसा था कि पानी नहीं आ रहा था, किसी ने नलका खुला छोड़ दिया था। मैं अभी जैसे ही गुजर के गई हूँ, नलके में पानी नहीं आ रहा था, वापस आई हूँ तो नलका खुला हुआ है। उसने कहा नलका तो बंद कर दिया, अंदर जाकर देखा बच्चे सो रहे थे। ये पहली दफ़ा उसको महसूस हुआ जैसे आज क्या हुआ है, नलका खुद ब खुद खुला है क्या। उस घर में जो उन्होंने घर बनाया था, नीचे भी उनके 3 कमरे थे और ऊपर उन्होंने एक और कमरा बना था, और उस कमरे के साथ एक और छोटा सा कमरा बनाया गया था। एक कमरा बहुत बड़ा था और एक साथ में छोटा सा कमरा, लेकिन ऊपर किसी की रिहाइश नहीं थी। उनके एक भाई जो उनके साथ नहीं रहते थे, लेकिन कुछ अरसे के बाद पता लगा कि उनके भाई अब उनके साथ रहने के लिए उसी मकान में आ रहे हैं और वो अब शादी करके ऊपर वाले पोर्शन में रहेंगे। हमने पहली दफ़ा उनके भाई को देखा, यहाँ पे उनका फर्जी नाम रखा जा रहा है सिराजुद्दीन। सिराजुद्दीन मिलने के लिए अपनी बहन के घर आए हुए थे कि रिजवाना कहती है मैं भी छोटी थी और हमने उनको पहली दफ़ा देखा और बातें हो रही थी कि शादी के मामला तय हो रहे हैं और बातें हो रही हैं। और यूं वो दिन आ पहुंचा जब सिराजुद्दीन और जमीला, एक ऐसी हसीनो जमील लड़की जिसकी हुस्न के चर्चे हर तरफ थे, जो खैरपुर में रहती थी। ये फैमिली महल्ले के कुछ लोगों के साथ वहाँ पे रिश्ता तय करने के लिए गए और खैरपुर की जमीला के साथ रिश्ता तय कर दिया गया। ये एक खूबसूरत जोड़ी थी सिराजुद्दीन की और जमीला की। गली के सब लोग उस शादी में शामिल हुए, क्योंकि ये जिस तरह बताया गया कि वो दौर था जिसमें सब लोग आपस में मेल जोल रखते थे, शादी खुशी गमी में शिरकत करते थे। यूं ये तमाम लोग सक्खर से खैरपुर दुल्हन को लेने के लिए गए और जमीला को रुखसत करके अपने घर में ले आए। जब जमीला इस घर में आई तो उसके लिए ऊपर वाला कमरा सजाया गया था। अब ऊपर वाला कमरा उसका भाई, जिसकी अभी शादी हुई थी, जिसको आज वो अपनी दुल्हन लेकर आया था, उसके लिए सजा दिया गया था। सारे रिश्तेदार, गली के लोग सारे जमा थे, बैंड बाजा बज रहा था कि दुल्हन गाड़ी से नीचे उतरी, उसको घर के अंदर लेके गए और सब ने कहा दुल्हन को अपने कमरे में ले चलो। यूं सीढ़ियां चढ़ के सारे दुल्हन को लेकर ऊपर पहुंच गए। रिजवाना कहती है क्योंकि मैं अब बड़ी तो हो गई थी लेकिन अभी भी हम बच्चे थे, तो सारा दिन ऐसे एक दूसरे के घरों में घुसे रहते थे, क्योंकि ये शादी वाला घर था तो बच्चे ज़्यादा एंजॉय करते थे। हम बच्चे भी नए कपड़े वगैरह पहने साथ साथ थे। अब सारे ऊपर वाले कमरे में पहुंचे जहां पे दुल्हन के कमरे को सजाया गया था। एक खूबसूरत अंदाज का सजाया गया, ऐसा सेज बनाई गई थी। उस वक्त दुल्हन के लिए एक सेज बनाई जाती थी, आज ये रस्में ख़त्म हो चुकी हैं। तो सारे दुल्हन का चेहरा देखते तो हैरान रह जाते। दुल्हन वाकई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, जितनी उसकी तारीफ़ की जाए कम थी। और सारे उन घर वालों को, स्पेशली फाखरा को मुबारकबाद दे रहे थे कि वाकई आप बहुत ही खूबसूरत अपने भाई के लिए दुल्हन ब्याह के लाई हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और ढेर सारी दुआएं कि ये दोनों खुश रहें। आहिस्ता आहिस्ता करके सारे मुबारकबाद देते 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 अपने घरों को जा रहे थे। और उस घर के अंदर जो शादी वाला घर था, अब रश कम होता जा रहा था, यहाँ तक कि उस कमरे में सिर्फ अब दुल्हन रह गई और बाकी घर वाले जो थे वो नीचे थे। रिश्तेदार दुल्हन का मुंह दे के, उसको सलामी दे के, मुबारकबाद दे के आहिस्ता आहिस्ता वापस जाते जा रहे थे। अब वो टाइम आ पहुँचा जब दुल्हन अकेली होती है, सारे रिश्तेदार जा चुके होते हैं। ये तकरीबन टाइम था 7:30-8 बजे का कि अब दुल्हन ने ऊपर जाना था, दुल्हन ने खाना खाना था। कि उस हमारा घर उनके घर के बिल्कुल पास ही था। रिजवाना कहती है कि हमने चीखों की आवाज़ सुनी।
2 से 3 जोर जोर से चीखें मारी गईं। मेरी माँ ने भी आवाज़ सुनकर कहा, अल्लाह खैर करे, क्या हुआ है? ये चीखें की आवाज़ से लगता था जैसे खौफनाक चीखें हैं। तो उन चीखों के साथ ही उसी घर से, जो फाखरा का घर था, ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ें आना शुरू होगी। हम लोग भी, गली के कुछ और लोग भी जो इर्द गिर्द रहते थे, सारे बाहर निकले और भागते हुए बाहर निकले कि किसके घर में हुआ है। तो पता लगा ये चीखों की आवाज़ उसी घर से आई है जहां आज नई नवेली दुल्हन आई है। हम भी सारे चलते हुए उस घर की तरफ चले गए। घर वालों से पूछा क्या हुआ, तो वो शदीद परेशान थे। दुल्हन चीखें मारकर बेहोश हो गई थी। सारे भागते उसके कमरे में पहुंचे और देखा तो दुल्हन बेहोश पड़ी हुई है। उसी ने ही जोर जोर से चीखें मारी थी। दूल्हा नीचे इंतज़ार ही कर रहा था कि मेहमान चले गए हैं, बस मैं ऊपर जाता हूं, जाकर खाना खाते हैं और उसके बाद हम लोग गपशप करते हैं। लेकिन उसी लम्हे दुल्हन के चीखने की आवाज़ आई। दूल्हा, उसकी बहन फाखरा सारे भागते हुए ऊपर गए तो वो बेहोश थी। उसको होश में लाने की कोशिश करते रहे। बाकी लोग भी आ गए, क्या हुआ है? उसकी चीखें इतनी खौफनाक थीं कि सारे डरे हुए थे कि दुल्हन ने जिस अंदाज में चीखें मारी हैं, ये कोई नॉर्मल चीखें नहीं थीं। ऐसा लगता था जैसे वो शदीद डर गई हो या किसी सदमे में हो या कोई भयानक उसके साथ हुआ हो। काफ़ी देर कोशिश करने के बावजूद जब दुल्हन को होश ना आया तो उन्होंने कहा दूल्हा के वालिद साहब को इन्फॉर्म किया जाए। मोबाइल का दौर तो नहीं था, टेलीफोन घुमाए गए, तार वाले फ़ोन जो होते थे। उनके वाले साहब से रब्ता हुआ तो उनको बताया गया कि जो आपकी बेटी है वो ऊपर कमरे में थी, बिल्कुल सब कुछ बेहतरीन तरीके से हो गया, बारात पहुंच गई और मेहमान मुबारकबाद, सलामी, पैसे दे के जा ही रहे थे। अभी दूल्हा ऊपर जाने लगा है तो चीखों की आवाज़ आई है और दुल्हन बेहोश हो गई है। तो हमने कहा आपको बता दें, हमें लग रहा है माजरा कुछ ऐसा है कि किसी पीर से रब्ता किया जाए। दुल्हन के वालिद फौरी तौर पे समझ गए। उन्होंने सवाल किया कि आपका ये कहना क्यों है कि पीर से रब्ता किया जाए? तो फाखरा बोली क्योंकि हमारा घर थोड़ा सा भारी है। हमने आपको पहले भी याद है, बता दिया था, शादी के वक्त भी हमारा घर थोड़ा सा भारी है, लेकिन हमें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा, हमें कभी कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ एक इस घर में अभी तक नुकसान हुआ था और वो ये था कि फाखरा के मुंह के अंदर छाले निकले थे जो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे थे। ज़ुबान के नीचे जो छाले निकलते या ज़ुबान के ऊपर छाले निकलते थे वो ठीक होते फिर निकल आते, कभी नीचे कभी ऊपर, और मुसलसल छाले थे। फाखरा हर डॉक्टर से, हर हकीम से, हर जगह से इलाज कर चुकी थी लेकिन कोई छालों का आराम नहीं आया था। उसके अलावा कुछ पानी खोलने के, नलका खोलने के और कभी रात को किसी बाल्टी गिरने के और इस तरह के वाक़यात हुए थे। और फाखरा क्योंकि जान चुकी थी कि ये घर कुछ भारी है, इसलिए जब ये रिश्ता तय हो रहा था तो उन्होंने जमीला, मेरे ख्याल में फरदीना में, जमीला के वालिद को ये बात या बता दी थी कि हमारा घर थोड़ा सा भारी है। तो शायद उसकी चीखों से लगता है जमीला डर गई है। जमीला के वालिद ने कहा परेशान मत हो, हमारे एक पीरो मुर्शिद हैं, मैं फौरी अभी उन्हीं के पास जा रहा हूँ और मैं उनसे रब्ता करता हूँ। वो फौरी तौर पर उनके पास पहुँचे और उनको सारा वाक़या सुनाया। तो वो बोले असल में मैं ज़रूर तुम्हारे मसले को हल करता, लेकिन मेरे पास ये देखो ये एक औरत आई हुई है, इसकी एक ये जवान बेटी है जिसकी हालत बहुत ख़राब है, इतनी शदीद इसकी हालत ख़राब है कि ये एमरजेंसी केस है और अगर मैं इसके लिए अभी बस वज़ू करके पढ़ने के लिए बैठ ही रहा था और अगर ये लेट हो गया, ये काम ना किया तो इसकी ज़िंदगी भी ख़तरे में आ सकती है। तो इसलिए पहले मैं तो आज ये करूँगा, कल मैं तुम्हारे साथ देखूंगा इस मामले को। जमीला के वालिद बोले पीर साहब क्या ऐसा नहीं हो सकता, इनको भी हम गाड़ी में बिठा लेते हैं, आप भी बस गाड़ी में बैठ जाइए, इनको भी लेके वहीं चलते हैं, आप वो भी पढ़ाई करके देख लीजिएगा, इनकी भी वहीं पे पढ़ाई करके देख लीजिएगा, क्योंकि आज की रात आपने इनका भी तोड़ करना है तो आप बेटी को भी देख लीजिएगा। तो पीर साहब को ये मशवरा ठीक लगा कि हाँ ठीक है, फिर एक काम करो, इस माँ और इसकी जवान बेटी को भी गाड़ी में बिठा लो, मैं वज़ू कर लूँ, चलते हैं। पीर साहब वज़ू करके आए उस माँ बेटी को, जिसकी जवान खूबसूरत सी बेटी थी जो बेहोशी का शिकार थी। कुछ देर के लिए आंखें खोलती लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ होता, उसकी आंखें लाल सुर्ख होती और फिर से बेहोश हो जाती। उन माँ बेटी को गाड़ी में बिठा दिया गया और यूँ जमीला के वालिद ड्राइविंग सीट पर बैठ गए और पीरो मुर्शिद को आगे फ्रंट सीट पर बिठा लिया और गाड़ी रवाना हो गई।
ये सफ़र खैरपुर से सक्खर का सफ़र था जो वो तय हुआ, और सारे घर वाले वहीं पे इंतज़ार कर रहे थे। रिजवाना जिन्होंने कहानी सुनाई, ये कहती है मैं भी उस जगह पे मौजूद थी कि बाहर गाड़ी आके रुकी, एक शोर सा बरपा हो गया, पीर साहब नीचे उतरे और जैसे उस घर में दाखिल हुए उस घर को इर्द गिर्द ऐसे देखा और देखने के बाद ऐसे गर्दन हिलाना शुरू हो गए जैसे अपने आप से कह रहे हो हाँ ये घर भारी है। और उनको वो लेकर सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर पहुंचे, और जैसे ही ऊपर पहुंचे उसी कमरे में जहां पे दुल्हन अभी तक बेहोश थी, वो उस कमरे में जैसे ही दाखिल होने लगे तो एकदम से पीछे हट गए और कहा ये कमरा तो बहुत ज़्यादा भारी है, यहां एक नहीं पूरा कबीला आबाद है।